हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे जो मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसके बारे में। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इज स्टेमन। अगर इस चैप्टर में कहीं अगर तुम्हें दिखे कि स्टेमन लिखा हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन, तो सब ये जो भी टर्म्स है ये किससे रिलेटेड है? ये मेल जो प्लांट है उससे रिलेटेड है। अगर आपको पिस्टल दिखे और ओवेरी दिखे या फिर मेगास्पोरेंजियम दिखे तो वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड होगा। ओके, तो फर्स्ट हम अभी मेल गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। जैसे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, जिसके अंदर है ना ये वाला जो प्लांट का मतलब पार्ट होता है, इसको तो हम बोलेंगे फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो डायग्राम को। और यहाँ पर एक ऐसा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से आपको मिलेगी जिसको हम एंथर बोलेंगे। ठीक है, अब स्टेमन की अगर हम बात करेंगे तो स्टेमन में दो चीज़ें आती है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। फिलामेंट क्या होता है? ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो एक लॉन्ग और सिलेंडर टाइप का मतलब है ना, स्टोक है एक, तो इसको हमने फिलामेंट बोला है। एंथर क्या होता है? दूसरा जो ऊपर वाला आपने देखा है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसे हम एंथर बोलेंगे। अब एंथर के अंदर क्या होता है? 2 लूब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब होते हैं, इसलिए हम इसको बाइलूब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है हर लूब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होंगे। तो टोटल कितने थीका प्रेजेंट हो गए? 4 थीका प्रेजेंट हो गए। और वैसे हर के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको डाईथीकस भी बोलेंगे। ठीक है, डाईथीकस। ओके, उसके बाद है कि जैसे टिपिकल एंजियोस्पर्म हम एंथर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? बाइलूब्ड होता है। हर के अंदर कितने? 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाईथीकस बोलते हैं। जो बाइलूब नेचर होता है एंथर का, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर हमने एनसीईआरटी में देखा होगा तो वो एक ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का वहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मतलब वहाँ पे क्या है? उसके 4 साइडेड है, मतलब वो 4 साइडेड है। एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है और उसके अंदर हर एक थीका जो है उसके अंदर हर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए? 4 हो गए। अब क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया ओके, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर आके डेवलप होकर क्या बनाती है? एक पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब पोलन सैक एक्सटेंड होकर और एक पैक्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये हमने जाना है कि 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, मतलब जो एंथर है जो मेल गैमेटोफाइट है स्टेमन, उसमें फिलामेंट होता है और उसमें एंथर होता है। एंथर जो होता है उसके 2 लूब्स होते हैं, इसलिए हम उसको बाइलूब स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको डाईथीकस कहेंगे। और डाईथीकस मतलब हर लूब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है और हर थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पोलन सैक बनाएंगे, पोलन सैक में पोलन ग्रेन क्या होंगे? बनेंगे। तो हम लोगों ने जान लिया गैमेटोफाइट जो है वो बन गया। अब हमेशा आप याद रखना जब भी गैमेटोफाइट का नाम आए, गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट का मतलब होता है एक ऑलवेज हैप्लॉइड बॉडी। और अगर स्पोरोफाइट आए तो उसका मतलब होता है डिप्लॉइड बॉडी। इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, तो आप लर्न कर लेना। गैमेटोफाइट है मतलब वो 2n है, सॉरी, और अगर स्पोरोफाइट है तो वो 2n है, मतलब वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, अब माइक्रोस्पोरेंजियम की हम बात करेंगे तो टिपिकली ये क्या होता है? एक सर्कुलर आउटलाइन ऐसे बाहर की तरफ ऐसे शो करता है। ठीक है, इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट से शो करता है, जिसमें से पोलन ग्रेन ऐसे शेड ऑफ हो जाते हैं बाद में तो, और ऐसे कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अभी रुको, ये इस टाइप से कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पर ये एंथर जो है, ये डायग्राम है, हमने 3 डायमेंशनल देखा है एंथर का। तो ये तो पोलन ग्रेन हो गए।
ठीक है, पोलन सैक में प्रेजेंट है, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ से निकल रहे हैं, ये पोलन सैक है। और ये वाला क्या है, ये एक लाइन ऑफ लाइसेंस है, ठीक है। ये एक एंथर का ही हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी देखा है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है टिपिकली, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 जो होती है वोल लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वोल लेयर्स मतलब इसकी 4 वोल होती हैं। सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ओके। फिर आती है मिडल लेयर, मिडल लेयर है जो कि 3rd है। और लास्ट में आती है टेप्टम लेयर, ठीक है। तो अब इनका बारे में हम जान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, 3rd हो गई एंड 4th हो गई। 4 वोल लेयर होती है इसकी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। तो जो आउटर 3 लेयर्स होती है, मतलब ये जो तीनों लेयर होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, प्रोटेक्शन कराती है, प्रोटेक्शन का काम ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और हेल्प करती है डाइसेंस ऑफ एंथर में, ताकि क्या हो, ये डाइसेंस ऑफ लाइन है मैंने आपको दिखाई यहाँ से, ताकि पोलन ग्रेन्स क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो इनके क्या काम आ गया, फर्स्ट काम है तो प्रोटेक्शन का काम है, और दूसरा हेल्प करती है डाइसेंस के अंदर, ताकि एंथर रिलीज करे पोलन्स को। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, ये नरिश करती है, ठीक है। ये नरिशेस प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन को। तो ये काम किसका होगा, टेप्टम लेयर का हो गया। जनरली इनके पास क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। टेप्टम जो लेयर है इसके पास 1 से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में ये 3 चीज़ें याद रखना, आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट लेयर है। एक तो ये इनर मोस्ट है सबसे, ठीक है, इनर मोस्ट हो गई। दूसरा ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ये सब हमने इनकी लेयर की बात कर ली। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेल हम गैमेटोफाइट के बारे में जान रहे हैं, तो स्टैमन को बोलते हैं। स्टैमन क्या होता है, एक फिलामेंट भी होता है उसके अंदर, और एक होता है उसके अंदर एंथर होता है, ठीक है। जो स्टैमन होता है वो क्या होता है, फिलामेंट और एंथर से बना होता है, 2 चीज़ों से। जो ये फिलामेंट है वो एक लॉन्ग स्टॉक होती है, और जो एंथर होता है ये बाइलूब स्ट्रक्चर होता है। अब एंथर की अगर देखें तो बाइलूब स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें 2 लोब प्रेजेंट है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है बाइलूब। ये हमेशा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइलूब, टेट्रा, ये सब के क्वेश्चन आते हैं, क्या मतलब ऑप्शन में आते हैं, बाइलूब्ड है या फिर टेट्रा है या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डाइथिकस हो गया क्योंकि 2 थिका प्रेजेंट है, और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम क्योंकि 2 थिका इसमें, 2 थिका इसमें, 2 4 हो गए, और हर एक में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम 4 हो गए ना। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके 4 वो लेयर्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। जो एंडोथीशियम होती है और एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, आउटर जो लेयर होती है 3, ये प्रोटेक्शन का काम कराती है, और दूसरा हेल्प करती है डाइसेंस में, ताकि पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए। और 4th लेयर होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसी होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम एंथर की बात करें, जब एंथर क्या होता है, बहुत ज़्यादा यंग होता है। देखो, अगर हम एंथर की बात कर रहे हैं अभी, है ना, एंथर अगर स्टार्टिंग में जब यंग होता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस, मतलब एक जैसी सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। होमोजीनियस सेल जो होती है, अब वो क्या करती, उनका नाम होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसको ही हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलेंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होती है जिसको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं, जो कि आप ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर हैं आखिर वो बने कैसे हैं,
ठीक है, हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम देखेंगे। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और किसका? माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब हमेशा याद रखना, कभी आता रहता है इस बायोलॉजी में, तो जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना, जेनेसिस मतलब होता है बनना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, जो सेल होती है स्पोरोजीनियस टिश्यू की, उनमें क्या होती है? मियोटिक डिवीजन होता है। जैसे जैसे ये एंथर है, ये एंथर आगे डेवलप होगा, ये यंग है अभी, फिर बाद में जाके क्या होगा? डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद क्या होता है? जो सेल होती है ये इसकी स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल्स होती है, उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होगा मतलब हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस होता है मतलब मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या जिससे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा, मतलब 4 बनेंगे। तो स्पोर जो बनेंगे माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे, तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर बोलेंगे टेट्राइड स्ट्रक्चर। 4 बने हैं इसलिए हम इसको टेट्राइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये थी आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे? डिप्लॉइड, और ऑब्वियसली बात है मियोसिस हो रहा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसके बाद जो माइक्रोस्पोर होगा वो कैसा होगा? एन टाइप का होगा, मतलब कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और मैंने आपको बता दिया गैमीटोफाइट का मतलब भी यही होता है कि एन होता है, और स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2 एन स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे क्या होता है, हर सेल जो होती है स्पोरोजीनियस टिश्यू की, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है ताकि वो नया माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाए, तो ये टेट्राइड बन गया। अब हर जो पोलन होता है या फिर माइक्रोस्पोर जो होता है, उनके पास क्या होते हैं? पोटेंशियल होता है। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब जो एंथर होता है आगे क्या होगा? वो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, और जो माइक्रोस्पोर उसके अंदर होते हैं वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे? आगे जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आगे जाके ये क्या करेंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने देख लिया ये है मेल गैमीटोफाइट, जो कि आखिर में बना है। कैसे बना है? जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होंगे, और जो ये वाले जो माइक्रोस्पोर अभी हमने देखे ना टेट्राइड में बने, वो डिसोसिएट होंगे और एक नया पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि फॉर्म होकर रिलीज हो जाते हैं और विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। अब मैं आपको एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से रिकॉल भी हो जाए बार बार में। ये देखो, दिस इज एन डायग्राम ऑफ एंथर। टिपिकली एंथर का ये स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये एंथर है, और ये क्या है? स्टॉक फिलामेंट जिसको हमने बोला है, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एंथर बाइलूप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 लूप प्रेजेंट होता है, हर लूप के अंदर एक एक थिक्का प्रेजेंट है, तो 2 थिक्का हो गया तो डायोशियस हम इसे बोलेंगे, और हर थिक्का के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, तो 2 थिक्का दोनों में है, मतलब कि डबल हो गया, तो डबल मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है? ये देखो डायग्राम, पोलन सैक है, ये पोलन ग्रेन उसमें से रिलीज हो रहे हैं, लाइन ऑफ डाइसेंस है, और ये एक टिपिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। किसका है? एंथर का स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर हम लोगों ने बात की थी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी 4 लेयर होती है, तो देखो आउटर लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस थी, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर है, ये वाली मिडल लेयर है, फिर क्या है? टेप्टम है। बाहर वाले 3 लेयर का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और डाइसेंस जो होता है उसमें हेल्प करती है ताकि पोलन ग्रेन क्या हो? रिलीज हो जाए पोलन सैक से। और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो आगे जाके मैच्योर होकर जो पोलन ग्रेन बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे पहले, फिर उनके अंदर वो क्या होगा? मैच्योर होगा, एंथर डिहाइड्रेट होगा, और माइक्रोस्पोर जो होंगे उसमें से रिलीज होंगे और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और लास्ट लेयर तो थी टेप्टम। अब टेप्टम जो होती है उसमें क्या होता है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, और ये क्या होती है? इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होता है। तो आप देख सकते हो ये एक मैच्योर डाइसेंस एंथर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये इसका एनलार्ज व्यू दिया हुआ है सेल का। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, और अंदर वाली जो लेयर है उसको हम टेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने स्टेमन के बारे में पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन में क्या होता है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। अभी मैंने आपको बताया कि ये जिसमें भी आया उसका मतलब मेल से रिलेटेड होगा, तो ये है मेल गैमेटोफाइट। और मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट कहीं पे भी आ जाए तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एन। क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि पोलन ग्रेन एन है, टू एन है, या फिर पिस्टल का क्या है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो उसमें क्या है, मतलब उसकी एन है या टू एन है, तो ये सब आते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की, अब जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है, जनरली ये स्फेरिकल होता है, मतलब कि ये गोल टाइप का होता है मेजरिंग, और इसका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ लेयर होती है, इसके अंदर 2 लेयर होती है। ठीक है, इसमें 2 लेयर होती है, याद रखना इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लेयर जो होती है हार्ड आउटर लेयर होती है, जिसको हम एक्साइन बोलेंगे। इसके अंदर क्या है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन है वो क्या है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर एक्साइन होती है, और इंटाइन जो है वो है इनर लेयर। तो अगर आपको लर्न रखना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब आई है तो आई मतलब इंटाइन जो है वो इनर है और एक्साइन है वो आउटर लेयर होती है। जो आउटर लेयर है मतलब बाहर की लेयर का जनरली ये की काम होता है प्रोटेक्शन। तो ये किससे बनी होती है, ये स्पोरोपोलिनिन से एक बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन जो है रेजिस्टेंट फॉर्म होती है ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि किसी हाई टेम्परेचर के साथ या स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ या एल्कली की कोई भी चीज़ आ जाए इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। तो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और दूसरी बात अगर हम करें, इंटाइन जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जनरली इस पर क्वेश्चन आता है तो लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, ताकि वो किसी भी कोई भी कंडीशन हो उसके साथ वो एक उसको प्रोटेक्ट करते रहता है। जैसे चाहे टेम्परेचर हाई कर दो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, एसिड हो, एल्कली कुछ भी हो, ठीक है, ये उसके साथ खड़ी रहती है। ठीक है, ये सब था। कोई जो एंजाइम होता है वो डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिनिन को। अब अगर हम देखें जो पोलन ग्रेन होता है उसमें क्या होता है, एक्साइन तो होती है, जहाँ पर प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ पर ये नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बताओ कि कहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होते एक्साइन लेयर में, तो उसका नाम है जर्म पोर, जहाँ पर क्या होते हैं, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और हमें पता है पोलन ग्रेन जो होते हैं वेल प्रिजर्व्ड रह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, तो हम इसको बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं फॉसिल के रूप में। ठीक है, और एक्साइन लेयर जो होती है वो एग्जिबिट करती है एक फैसिनेटिंग एरे, मतलब कि एरे का मतलब हो गया ये डिज़ाइन जो होता है, हमें जो फूल देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें आकर्षक जो टाइप होता है वो इसी की वजह से होता है, तो एक्साइन की वजह से ही होता है। ठीक है, एग्जिबिट करती है और उसके अंदर डिज़ाइन होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया एक्साइन के बारे में। और इंटाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये एक इनर मोस्ट लेयर, इनर वॉल है इसकी पोलन ग्रेन की, इंटाइन जिसका नाम था। ये कैसी होती है, थिन होती है, छोटी होती है थोड़ी थिन, और कैसे होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, लगातार होती है। जैसे वो तो एक जगह पर नहीं होता तो उसको हम जंप बोलते हैं, बट ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होती है। और इसके अंदर कुछ इस टाइप से बनी होती है ताकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा। ये तो आपने सेल में पढ़ा होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जनरली किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और पोलन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर होके
अब जैसे हमने ये पढ़ लिया पोलन ग्रेन की 2 लेयर प्रेजेंट है, एक्साइन है और एक इंटाइन है। लेकिन अगर हम पोलन ग्रेन की सेल की बात करें, अब हम पोलन ग्रेन की सेल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप की सेल होगी, ठीक है। एक इसमें होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी इसके अंदर होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होती है, स्टार्टिंग में जो वेजिटेटिव सेल होती है वो कैसी होती है, बिग होती है। ऐसे याद कर लो डायग्राम से, ये बिग है ये स्मॉल है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर होती है और उसके अंदर क्या होता है, अभी ज़्यादा है तो इसके अंदर फूड रिजर्वियर भी ज़्यादा ही होंगे, फूड रिजर्वियर, ठीक है, फूड रिजर्व करती है। और लार्ज इरेगुलर शेप की होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसी हो, ऐसे इरेगुलर शेप की ये होती है। और मतलब इसका मतलब ये है कि ये तो इरेगुलर शेप की इस वजह से होगी क्योंकि इसके अंदर जैसे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, ये इरेगुलर शेप का होता है, कैसे भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव जो होती है वो बिगर होती है, फूड रिजर्वियर होती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो शेप में इरेगुलर होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है। और ये कहाँ फ्लोट करती है, ये इसी के जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लोट करती है। जैसे मान लो ये एक वेजिटेटिव सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म में कौन मूव करती है, जनरेटिव सेल। ये बाहर वाली थी वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब आपको याद भी हो जाएगा कौन सी बड़ी, क्योंकि वेजिटेटिव के अंदर हमने डायग्राम में शो करी है। तो बड़ी कौन हो गई, वेजिटेटिव हो गई, स्मॉलर कौन हो गई, जनरेटिव हो गई। वेजिटेटिव का क्या काम है, फूड रिजर्व भी प्रोवाइड करती है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम करें जनरेटिव सेल की, जो छोटी होती है और इसके ही साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। और ये जो होती है वो स्पिंडल शेप की होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस भी इसमें होता है, ठीक है। वही है साइटोप्लाज्म इसका डेंस है। अब हम बात कर रहे हैं तो जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर शेड होता है। मतलब 2 चीज़ें होती है, देखो एक होती है 60% वाली और एक दूसरी होती है 40% वाली। जो ये वाली है 60%, ये तो 2 सेल स्टेज हो गई, ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और जो 40% वाली है उसके अंदर 3 सेल स्टेज होती है ये, ठीक है, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज में, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है जैसे जनरेटिव सेल की, उनमें माइटोसिस होती है और वो 2 मेल गैमीट बनाती है पोलन ग्रेन से पहले और शेड हो जाती है, तो उसको हम 3 सेल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको क्लियर है, एक 60% वाली 2 सेल स्टेज होती है और 40% वाली 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे होता है कि ये शेड हो जाती है, 2 मेल गैमीट बना देती है और इसमें अंदर एक पोलन ग्रेन बनता है। ये वाला बात ये कहना चाहता है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ, ओके। और कुछ इसमें ऐसे भी लिखा होता है जैसे कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं। जैसे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या कोज कर सकते हैं, एलर्जी। आपने देखा होगा कई कहते हैं मुझे रोज़ के मतलब फ्लावर से इस टाइप की एलर्जी है, किसी को सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, किसी से भी हो सकती है, सबको अलग अलग होती है। तो कुछ ऐसे एलर्जीज कोज करते हैं, या फिर जैसे कुछ एग्जांपल जैसे कि कैरेट ग्रास जो इंडिया में लाई गई थी उससे एलर्जी, और पार्थीनियम, इससे ये 2 नाम याद रखना। एक तो कौन सा, जिसको हमने क्या बोला है, पार्थीनियम, और इसी का ही दूसरा नाम हम कैसे कह सकते हैं, कैरेट ग्रास, ठीक है, जो एलर्जी कोज करता है, ठीक है। और इम्पोर्टेड जो वीट होते हैं उससे भी एलर्जी कोज होती है, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका एक अच्छा भी काम है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, गुड फूड सप्लीमेंटर भी ये होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट जो होते हैं मतलब ये न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सब है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे एथलीट्स होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। अब क्या होता है,
जो पोलन ग्रेन होती है उनकी एक वाइबिलिटी होती है, वो पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब इस टाइप का एक पीरियड होता है जिसमें वो हाईली वेरिएबल और वाइबल शो करते हैं। जैसे कुछ की तो बहुत ज़्यादा टाइम तक होती है, जैसे राइस और वीट की हम बात करें, ठीक है, वीट की, इनकी अगर हम बात करें तो ये तो 30 मिनट में ही अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं, जैसे रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ठीक है, ऐसे, और सोलेनेसी फैमिली है, और ये इनकी जो वो होती है वो मंथ्स तक रहती है वाइबिलिटी, ठीक है। तो ये सब है। और हम है ना एक टेक्निक होती है जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम पोलन ग्रेन को बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और उस किस चीज़ में जो प्रिजर्वेशन करेंगे उसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है, उसमें हम इसको स्टोर करके रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन हम उसे बोलेंगे लिक्विड को जिसमें स्टोर करते हैं, और टेम्परेचर उसका होता है 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है। आज हम लोगों ने पूरा मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ लिया, पोलन ग्रेन हमने पढ़ा था, स्टेमन हमने पढ़ लिया। तो ये पूरा आज था। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो, स्टेमन है, स्टेमन में दो चीज़ें होती है, एक फिलामेंट होता है और एंथर होता है। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है, जो एंथर होता है वो 2 लोब्ड होता है, इसलिए हम इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। इसमें 2 थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए हम डायोथिकस मतलब डाइथिकस बोलते हैं। और हर जो डाइथिका है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होकर पोलन सैक का फॉर्मेशन करती है, और पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी बुक में कहीं पे भी लिखा होगा गैमेटोफाइट, उसका मतलब होता है वो हैप्लॉइड बॉडी है, और स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड बॉडी होती है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी 4 वो लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। जो आउटर 3 लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और जो इनरमोस्ट लेयर टेप्टम है वो किसका काम करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और पोलन ग्रेन्स को। और इसके अंदर न्यूक्लियस कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है, और साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है। अब एंथर जो होता है जब यंग स्टेज में होता है तो वो उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, उसको हम होमोजीनियस सेल बोलेंगे। होमोजीनियस सेल कौन सी सेल है, इनका ही नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। अभी जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है इसमें जाके मियोसिस होती है, मियोसिस होगी मतलब हैप्लॉइड बॉडी बनेगी, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। टोटल 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर बनेंगे, माइक्रोस्पोर 4 बन गए, इसलिए हमने इसको टेट्राइड बोला है, ठीक है। और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। पोलन ग्रेन क्या, एक मेल गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ कैसे है। अब जैसे हमने देखा एंथर है वो डेवलप करेगा, स्पोरोजेनिस टिश्यू में मियोसिस होगी, ये सब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया। मतलब कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन होते हैं हो गया मेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड बॉडी है। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इसमें जो डायमीटर होता है वो इसका 25 to 50 माइक्रोमीटर में होता है। इसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन है आउटर लेयर है, इंटाइन है इनर लेयर है। एक्साइन जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और इनर लेयर सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो स्पोरोपोलिनिन है एक रेजिस्टेंट का काम करता है, विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, एसिड्स, अल्कली, डिफरेंट कोई भी मतलब कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो उसको प्रोटेक्ट करने का ही काम करेगा, रेजिस्टेंट करवाएगा। लेकिन जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता वो एक ऐसा जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। और ये जो होता है एक्साइन जो होती है वो फैसिनेट क्या करती है, मतलब डिज़ाइन और पैटर्न की वजह से हम उससे फैसिनेट होते हैं, ठीक है, प्रभावित या इस टाइप से हम उसमें होते हैं। दूसरा इंटाइन की बात कर रहे हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है मतलब लगातार होती है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं अगर पोलन ग्रेन जो होते हैं उनमें सेल की, तो उसमें 2 टाइप की सेल होती है, एक वेजिटेटिव होती है और जनरेटिव होती है। वेजिटेटिव कैसी होती है, बिगर होती है, और जनरेटिव होती है स्मॉल होती है। वेजिटेटिव जो होती है उसमें फूड रिजर्वियर का काम करती है, साइटोप्लाज्म बहुत सारा। अब दूसरे अगर हम बात करें जनरेटिव सेल जो स्मॉल होती है, और उस कैसी होती है, ये क्या करती है, फ्लोट करती है इसी के साइटोप्लाज्म में। ये वाला मैंने आपको दिखाया था। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था
60% जो होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं पोलन ग्रेन, और 40% जो होते हैं वो 3 सेल में जाकर होते हैं। पोलन ग्रेन क्या क्या करते हैं, एलर्जी भी कोज करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम कैरेट ग्रास हो गई, ये एलर्जी को कोज करता है। दूसरी बात, हम पोलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट्स में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, और बहुत रिसेंट जो ईयर थे ना उनमें एज ए टैबलेट फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है वो तो पोलन प्रोडक्ट्स को टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में यूज़ करती है, उनके मार्केट्स में ये अवेलेबल है। और जो पोलन ग्रेन होता है एज ए जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए एथलीट्स भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह इसमें यूज़ करते हैं एथलीट्स, हॉर्स रेस वगैरह होती है ना उसमें। और अगर हम देखें तो जो पोलन ग्रेन होता है उनके एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो बहुत समय तक रह सकते हैं, वाइबल रह सकते हैं, हाईली वेरिएबल रहते हैं। ये डिपेंड करता है उनके प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। जैसे कुछ प्लांट्स है, कुछ भी हो सकता है, जैसे राइस है, वीट है, वो तो 30 मिनट में ही अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं। और बट जो रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलिनेसी फैमिली है, इन सब में मंथ्स तक क्या होती है, वाइबिलिटी लूज़ नहीं होती है। इनकी वाइबिलिटी कितनी हो गई, 1 मंथ हो गई, इनकी 30 मिनट्स हो गई। जैसे कुछ क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, उसमें हम पोलन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। उसका टेम्परेचर होता है -196, तो हम पोलन को स्टोर करके रख सकते हैं। एज ए पोलन बैंक भी बनाए जाते हैं, सीड बैंक भी होते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी, उसमें हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।